अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा और आज का हमारा नावल है दिले नादा, जिसकी राइटर हैं खांजादी। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 3 की जानिब। काशी, नाश्ता करके जाओ, आशी सुबह से किचन में है तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए और तुम नाश्ता किए बगैर जा रहे हो। अम्मी आप करें नाश्ता, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाके कर लूँगा। वो माँ की बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बस कर दो जे बहानेबाजियाँ काशी, वो गुस्से से इसके पीछे चल दी। अम्मी आप सब जानती हैं तो मुझे क्यों रोक रही हैं फिर? क्यों कि मेरा फ़र्ज़ है रात को गलत काम से रोकने का और तुम अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। नहीं अम्मी जान, नाइंसाफ़ी मैं नहीं, नाइंसाफ़ी आप कर रही हैं, अपनी भांजी के साथ भी और मेरे साथ भी। आप जानती हैं आपकी ज़िद की वजह से जिमल आज किस हाल में है। मेरी बुज़दिली की वजह से आज वो एक आवारा शराबी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी है। आप पहले दिन से ही इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी और आपकी ये नाखुशी मेरी खुशियाँ खाने के साथ साथ जिमल की खुशियाँ भी खा गई। आपकी खुशी तो आशी में थी ना, तो अब खुश रहें अपनी लाडली बांजी के साथ, इसके लाड उठाएं और सारा आंखों पर बिठा कर रखें, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ गया। इस जिमल का इलाज तो करना ही पड़ेगा। वो अपना फ़ोन उठाकर किसी का नंबर डायल करने लगी। अंधेरे में डूबा कमरे के दरमियान में मोमबत्तियों से दायरा बनाया हुआ और काले लिबास में खतून सर झुकाए बैठी थी। आपा जी, ये सरैया है मेरी दोस्त, बहुत दुखी है बेचारी। बेटे ने नाक में दम कर रखा है, कम वक्त किसी लड़की की वजह से माँ से बदकलामी करता है। इसको पहले मैंने समझाया था कि आ जाए मेरे पास, मगर ये नहीं माने, मगर अब ये आपके पास आई है ताकि अपने बेटे को काबू कर सके। आपा जी, आपसे इल्तिजा है, मेरी एक बार इसका दुखड़ा सुन लें और हमें खाली हाथ मत लौटाइएगा। इस बुजुर्ग औरत ने सर उठाकर काशिफ की माँ की तरफ देखा। जालिम माँ है तुम, खा गई ना बेटे की खुशियाँ, अब क्यों रोती है? छोड़ दे इसे इसके हाल पे। इश्क का मारा है वो, और इश्क के मारू को सुकून ज़िंदगी भर नहीं मिलता। चली जा जहाँ से, चली जा। तेरी कमज़रफ़ी ने मजबूर कर दिया इसे। वो कुर्बान हो गया ममता के नाम पर, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी तेरे लिए। कैसी माँ है तू? इश्क की जिस मंजिल तक वो पहुँच चुका है, वहाँ से वापस आना नामुमकिन है। चली जा, चली जा जहाँ से। वो जलाल में आ गई। चलो अभी यहाँ से। वो औरत इसे बाजू तक खींचते हुए इस आस्ताने से बाहर ले गई। आज तक मैंने आपा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अरे श्रेया, ये क्या कर दिया तूने अपने बेटे के साथ? इतना आसान काम नहीं आपा जी को मनाना। अभी कुछ दिन ठहर जा, जैसे ही इनका गुस्सा कुछ कम होगा हम दोबारा आएंगे। वो तो ठीक है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने तो इनको अभी कुछ भी नहीं बताया काशिफ के बारे में, तो फिर वो कैसे जान गई सब कुछ? अरे श्रेया, यही तो कमाल है आपा जी का, वो इंसान के चेहरे से गम पढ़ लेती हैं। अभी तो चल यहाँ से, मुझे भी देर हो रही है। वो दोनों अपने अपने घरों को चल दी। जैसे ही जिमल साहब को नाश्ता देकर फारिग हुई, फ़ौरन मूसा के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिसका मतलब था कि वो उठ चुका है। जिमल गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। मूसा शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। शायद वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही इसकी नज़र अपने पीछे खड़ी जिमल पर पड़ी, वापस पलटा। बड़ी जल्दी उठ गए आप, और सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? मूसा दोनों बाजुओं सीने पर फोल्ड किए ड्रेसिंग से टेक लगाए जिमल को देखने लगा, लेकिन जिमल के सवालात पर गुस्से से उसे घूरा। तुमसे मतलब? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती, अंडरस्टैंड? मतलब है मिस्टर मूसा खान, मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है आपको रोकने का। मूसा गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा और दोनों बाजू कमर पर फोल्ड करते हुए जिमल की तरफ झुका। ओह रियली? तो फिर रोक कर दिखाओ मुझे। जिमल थोड़ा पीछे हटी। ये बात आप वहाँ से भी कह सकते थे, मैं बहरी नहीं। वो सोफे की तरफ बढ़ गई। मुझे तो लगा था बहरी हो और ऊंचा सुनाई देता है तुम्हें, इसलिए करीब आकर बोला। वैसे दिल ही दिल में खुशी तो होती होगी तुम्हें। किस बात की खुशी? जिमल बूँगें उचकाए हुए बोली। मूसा आगे बढ़ा और जिमल के पास आकर बैठ गया, मगर अगले ही पल इसने जो किया जिमल के होश उड़ा देने को काफ़ी था। इसने अपना सर जिमल की गोद में रख दिया और इसका हाथ थाम लिया। जिमल तो बस इसे देखती ही रह गई। मूसा से इस हरकत की तवक्को बिल्कुल नहीं थी इसे, वो कुछ बोल भी ना सकी। मूसा के हाथ में अपना हाथ देकर इस लम्हे को महसूस करने
करने बेयकीनी अरूज पर थी। खुशी इस बात की कि बाई चांस ही सही मगर मेरे जैसा इतना हैंडसम हस्बैंड मिल गया तुम्हें, है ना? मूसा की आवाज़ पर जिमल होश में आई। क्या मतलब है आपका? आपसे किसने कह दिया आप हैंडसम हैं? ये फटी हुई जीन्स पहनकर आप समझते हैं कि आप अच्छे लगते हैं, और ये आईब्रो कट जहर लगता है मुझे। व्हाट? मूसा हैरानगी से उठकर बैठ गया। ये सब तुम्हें जहर लगता है? जी, जिमल ने भी इसके अंदाज में जवाब दिया। तो इसका मतलब है मैं तुम्हें जहर लगता हूँ? नहीं, मैंने आपकी बात नहीं की, आपके हुलिये का कह रही हूँ। क्या हुआ मेरे हुलिये को? वो ड्रेसिंग के सामने रुका, खुद का जायजा लेने लगा। जिमल मुस्कुरा दी। ये सब तो फैशन है मिस जिमल, तुम नहीं समझोगी। वो बाल सेट करते हुए वापस पलटा। हाँ हाँ, मैं तो किसी और दुनिया से आई हूँ ना। ये जो आपका फैशन है ना, ये गुंडों वाला है। आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, बस एक पिस्टल की कमी है, वो पॉकेट में रख ले तो आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर देता हूँ। अलमारी की तरफ बढ़ा और चंद सेकंड बाद वापस पलटा, हाथ में गन लिए। ये लें जी, रख ली पॉकेट में गन। ठीक है, अब लग रहा हो ना गुंडा। जिमल को तो जैसे बोलती ही बंद होगी। वह हैरान सी मूसा को घूरने लगी। क्या हुआ, चुप क्यों लग गई? सही पहचाना मुझे? हाँ, मैं गुंडा हूँ। वो हंसते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा, एक सिगरेट उठाकर सुलगाई और वापस पलट गए। सोफे पर बैठा और टांगे मेज पर रखते हुए सिगरेट के कश लेकर धुआं उड़ाने लगा। जिमल पास बैठी अफसोस से उसे देखने लगी। ये बंदा नहीं सुधरने वाला। वो बेबसी से सर लाते हुए बाहर की तरफ चलती। कहाँ जा रही हैं मिस जिमल? मूसा के पुकारने पर वो वापस पलटी। आपसे मतलब? इसी के अंदाज में जवाब दिया। हाँ मतलब है। जल्दी से तैयार हो जा। तैयार किस लिए? वो इसलिए कि डैड का हुक्म है, आज तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलाने ले जाऊँ मैं। क्या? जिमल के चेहरे पर खुशी बिखर गई। हाँ लेकिन इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? मूसा को इसके बिला वजह खुश होने की समझ नहीं आई। आप नहीं समझेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, वाट एवर। अब जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कहीं और भी जाना है मुझे। मूसा का लहजा बदल चुका था। ठीक है मगर काम, मेरा मतलब है आंटी से पूछ कर आती हूँ। कौन आंटी? मूसा की बात पर वो फिर से दरवाजे पर रुकी। आपकी मोम मिसिस खान। वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है, माइंड इट। और इनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे पूछे बगैर कैसे जा सकती हूँ? अगर वो नाराज़ हो गई तो हो जाए नाराज़। आई डोंट केयर। मुझे डैड ने कहा था तुम्हें लेकर जाने को। नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अगर 5 मिनट में आ गई तो ठीक है, वरना एज यू विश। वो अपना फ़ोन और वॉलेट उठाए गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। खाला, अब कहाँ गई थी? मैं और सुम्बल बहुत परेशान थी आपके लिए। हाँ अम्मी, प्लीज़ बता कर जाया करें, भाई भी घर नहीं थे। आपको कहीं जाना था तो इनके साथ चली जाती। आपको पता तो है वो अकेले बाहर नहीं जाने देते आपको, फिर भी आप चली गई। वो जैसे ही घर आई, सुंबल और राशि दोनों सवाल पर सवाल करती चली गई। अब तो आ गई हो ना, मैं एक गिलास पानी पिला दो। एक तो जिस काम गई थी वो हुआ नहीं, ऊपर से तुम दोनों के सवाल। जी खाला, मैं अभी लाती हूँ। आसी जल्दी से किचन में गई और उनके लिए पानी का गिलास ले आई। वैसे भी आजकल काशी को कहाँ फिक्र है किसी की जो वो मेरे लिए परेशान होगा। आजकल तो वो चड़ेल इसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। पता नहीं कब इस लड़की से जान छूटेगी हमारी। कल इतवार है, काशी से कहती हूँ इसका सामान उठवाए हमारे घर से और फेंक कर आए इसके माँ बाप के घर। पता नहीं कौन कौन से तवीज़ात छुपा कर भेजी है इसकी माँ ने जहेज़ में। इस मनहूस का जहेज़ जहाँ से जाएगा तभी काची के सर से इसका भूतनी का जुनून कम होगा, वरना ये लड़की मेरे बेटे को खुश नहीं रहने देगी। जाओ संभल, तुम इसका सारा सामान पैक करना शुरू कर दो ताकि मैं कल जैसा भिजवा सकूँ। मैं क्यों? अम्मी आप इसकी माँ और बहन को बुलाएं, वो लोग खुद ही पैक करें और लेकर जाए। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इनको जहाँ बुलाने की, तुम पैकिंग करो। अच्छी ज़बरदस्ती है अम्मी। सुंबल पाँव पटकती हुई वहाँ से चल दी। खाला फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। काशी को थोड़ा वक्त लगेगा सिमर को बुलाने में, एकदम तो नहीं होगा ना सब। एकदम ही होगा सब। आशी तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, बहुत जल्द काशी तुझे अपना लेगा। मैं तेरे ही काम से गई थी एक आपा जी के पास, ऐसा अमल करेगी वो कि काशी सिमर को भूल जाएगा और तेरा दीवाना हो जाएगा। आशी मुस्कुरा दी। खाला ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ होता है। दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात बस खुदा पाक ही है, वही बेहतर जानता है कब किसके दिल में किसकी मोहब्बत पैदा करनी है। आप ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना वक़्त और पैसा ज़ाया मत करें। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो बेहतर करेगा। आप भी ना किन चक्रों में पड़ गई हैं। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती। तुम नहीं समझोगी बेटा, वो भी तो अल्लाह के कलाम से दिलों में मोहब्बत डालती हैं। देखना एक बार वो मान जाएं, सब ठीक हो जाएगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्लियाँ देने लगी। जिम्मल सोच में पड़ गई, अब करूँ भी तो क्या। आंटी अपने कमरे में हैं और शायद सो रही होंगी। अगर इस वक्त मैं उनके कमरे में गई तो वो नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन अगर मैंने अभी मूसा की बात ना मानी तो ये नाराज़ हो जाएंगे। उफ, क्या करूँ मैं।
اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور آنکھیں کھول کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آگئی۔ اپنی شال اور بیگ اٹھا کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی، گیٹ کھلا اور گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ تو مسز خان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ زمل ابھی اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے کی کوشش میں تھی کہ موسیٰ کی طرف سے سوال آیا اور وہ چونک کر سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ریئلی؟ موسیٰ نے عجیب نظر سے دیکھا۔ جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے ڈرنا نہیں کہتے بلکہ پرواہ کرنا کہتے ہیں۔ وہ ہماری بڑی ہیں، ماں ہے ہماری، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کہیں باہر جائیں ان سے اجازت لے کے جائیں۔ اس طرح ان کو محسوس ہوگا کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کتنی محبت ہے اور احترام ہے۔ اب ہم بنا بتائے آ گئے ہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ پریشان میرے لیے، وہ بھی مسز خان؟ امپاسبل۔ وہ پریشان تب ہوتی ہیں جب ڈیڈ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ پریشان تب ہوتی ہیں جب ان کے دونوں بچے کسی تکلیف میں ہوں۔ میری پریشانی اور میرے دکھ انہیں تکلیف نہیں دیتے، بلکہ انہیں تو خوشی ہوتی ہے مجھے دکھی دیکھ کر۔ میرے ڈیڈ کو مجھ سے دور ہوتے دیکھ کر انہیں سکون ملتا ہے۔ موسیٰ کے لہجے میں طنز اور کرواہٹ سی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، زمل نے اسے ٹوکا۔ کاش یہ سب میری غلط فہمی ہوتی، مگر یہی سچ ہے۔ اگر میرا کوئی دشمن ہے تو وہ مسز خان ہے اور کوئی نہیں۔ وہ ماں ہے آپ کی۔ زمل کے پاس اتنا بولنے کی دیر تھی کہ موسیٰ نے اچانک گاڑی کو بریک لگائی۔ آئندہ اس عورت کو مجھ سے جوڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ڈیڈ کی وجہ سے میرے ساتھ ہو۔ سارے تعلق بھول جاؤں گا میں، سمجھی؟ جی، زمل نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا۔ موسیٰ نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی، مگر اس کے بعد گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زمل کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو۔ موسیٰ نے اپنے اس کے رشتے کی اہمیت واضح کر دی، مگر وہ اپنے گھر جا رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے پریشان ہوں۔ بیگ کھولا، ریڈ لپسٹک نکال کر ہونٹوں پر لگا لی اور اچھی طرح شال کندھوں پر پھیلا لی۔ موسیٰ نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روک دی اور زمل کی گاڑی سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ میں گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ اس کا مطلب؟ جیسے اس نے زمل کی طرف دیکھا ہونٹ تھم سے گئے۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ اگر آپ چلتے تو گھر والوں کو اچھا لگے گا، زمل اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ زمل بولی تو وہ نظریں دوسری طرف پھیر گیا۔ دراصل مجھے کچھ کام ہے تو بھی جانا ہے، ضروری ہے، لیکن واپسی پر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ زمل نے دروازہ کھول دیا۔ رکو! وہ بھی باہر نکلنے والی تھی کہ موسیٰ نے اسے آواز دی، مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اگر تم چاہو تو ایک دو دن رک سکتی ہو اپنے گھر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب واپس آنا ہو تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ نظریں مسلسل اسٹیئرنگ وہیل پر جمائے ہوئے بول رہا تھا۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، زمل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اپنا فون تو میں سیو کر دیتا ہوں۔ اب کی بار اس نے زمل کی طرف دیکھا، مگر زمل بیگ سے فون نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ زمل فون ڈھونڈنے میں مصروف تھی اور موسیٰ سے دیکھنے میں۔ شی سو پریٹی۔ اس نے دل میں زمل کی تعریف کی مگر بولا کچھ نہیں۔ جی؟ زمل نے چاند نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو موسیٰ چونک گیا۔ کیا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے کندھے اچکائے۔ اچھا، مجھے لگا شاید آپ نے مجھ سے کچھ کہا۔ یہ لیں فون۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، زمل نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اپنا نمبر ڈائل کیا اور فون زمل کی طرف بڑھا دیا۔ سیو کر لینا، اوکے، خدا حافظ۔ زمل فون واپس لے کر گھر کی طرف چل دی۔ جیسے وہ اندر گئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور زمل دروازہ بند کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ موسیٰ نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں کسی لڑکی کے لیے اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور کوئی لڑکی بس لپسٹک لگا کر اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ آواز اسے اپنے دل سے آئی اور جانے انجانے اسے زمل کی طرف بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ واٹ ایور، اس نے اپنے دل کی آواز کو جھٹکا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ موسیٰ خان اتنا کمزور نہیں کہ کسی لڑکی کی خوبصورتی پر مر مٹے۔ مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ زمل جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس کی ماما خوشی سے نڈال ہو گئی۔ دونوں گلے مل کر آنسو بہانے لگی۔ کتنی لاپرواہ ہو گئی ہو تم، کبھی فون ماں کو بھی نہیں کرتی اور نہ ہی ماں کی کال اٹینڈ کرنا ضروری سمجھتی ہو۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا فون ہی سائلنٹ پر تھا اور جب سے شادی ہوئی ہے آج فون کو ہاتھ لگایا ہے۔ اکیلے آئی ہو تم؟ جیسے انہیں یاد آیا فوراً بول دیا۔ نہیں ماما، موسیٰ چھوڑ کر گئی ہے، انہیں کوئی ضروری کام تھا، جانا پڑا، لیکن وہ کہہ رہے تھے واپسی پر آئیں گے۔ آپ بتائیں کیسی ہیں آپ، اور ہیرا کہاں ہے؟ بابا بھی نظر نہیں آ رہے۔ سب ٹھیک ہے زمل، تم سانس لو میری جان، سارے سوال ابھی پوچھ لو گی کیا؟ ہیرا کالج گئی ہے اور بابا اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں ماما، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، بلکہ آپ کے لیے میں بنا کر لاتی ہوں، آپ آرام سے جہاں بیٹھتے ہیں۔ ارے نہیں، میں نے بھی کر لیا ہے ناشتہ، بس تھوڑا کام سمیٹ رہی تھی۔ تو پھر آپ بیٹھے ہیں، میرے پاس آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ ماں کو ساتھ لیے برآمدے میں رکھے تخت پوش کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں جی، تو بتاؤ کیا باتیں کرنی تھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ موسیٰ کی اماں کا رویہ تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ جی اماں، میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، مگر موسیٰ کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور موسیٰ کا بھی ان کے ساتھ۔ ماما کچھ تو غلط ہے ان دونوں کے درمیان، مگر ابھی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आंटी ने अपने बच्चों को हमेशा मूसा पर अहमियत दी है, जिस वजह से वो इनसे बहुत नफरत करते हैं और जहाँ तक इनका जिक्र भी पसंद नहीं करते। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया था तुम्हारी रुखसी के वक्त। खैर कोई बात नहीं, पहले मूसा अकेला था और माँ के प्यार से महरूम रहा है शायद वो बच्चा, इसलिए इतना रूखापन रहता है इसके लहजे में। माँ की मोहब्बत किस्मत वालों को नसीब होती है। मिसिस खान ने इसको बेटा समझा ही नहीं होगा, अगर समझा होता तो आज मूसा ऐसा ना होता। भाई साहब तो खुद अकेले बिजनेस संभाल रहे हैं, इनके पास कहाँ वक्त होता होगा मूसा को संभालने का। नफरत के साए में पलने वाले नाजुक पौधे भी मुरझा जाते हैं, मूसा तो फिर इंसान है। नफरत के साए में परवरिश पाई है उसने, मोहब्बत का हाथी होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब तुम आ गई हो ना इसकी ज़िंदगी में, तुम इसको ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करो, इसे एहसास दिलाओ कि वो कितना खास है, इसकी क्या अहमियत है तुम्हारी ज़िंदगी में। जब तुम इसकी फ़िक्र करोगी, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखोगी, जो चीज़ उसे चाहिए इसके कहने से पहले इसके सामने रखोगी, तो वो खुद को बहुत अहम समझने लगेगा। इसके बिना कहे इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखो, वो किस बात पर खुश होता है, वो किस बात पर नाराज़, ये सब समझने की कोशिश करो। जब तुम इसकी खुशी में खुश और इसके गम में गम महसूस करने लगोगी ना, तब तुम सही मायनों में बीवी बनोगी। सिर्फ निकाह हो जाने से रिश्ता नहीं जुड़ता, बल्कि मियाँ बीवी के एहसास एक दूसरे की फ़िक्र करने से रिश्ता बनता है। और अगर दोनों में से एक भी एहसास से खाली हो तो ऐसे रिश्ते खोखले और बेबुनियाद होते हैं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ, निकाह के इस पाक बंधन को मोहब्बत से महफूज करो। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ वक्त लगेगा हम दोनों को एक दूसरे को समझने में, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आमीन। वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चलती। तुम आराम से बैठो, जहाँ मैं चाय लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी आई है। जिमल के बाबा मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हो गए। वो जल्दी से बाबा से लिपट गई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी गुड़िया, तुम बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट ही तो मेरे जीने की वजह है, वरना बेटे ने तो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रहने देना प्लीज़, अब बस भी करें भाई से नाराज़गी कर, बुला लें इनको। आखिर कब तक नाराज़ रहेंगे? इसका नाम मत लेना मेरे सामने से, तो अच्छा था कि मेरी एक और बेटी होती। ऐसे बेटे का ना होना ही अच्छा था। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिमर की मम्मा चाय ले कर आ गई। मम्मा, माना कि इससे गलती हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे बेसहारा छोड़ दे। बेसहारा नहीं छोड़ा उसे, इसी के काम गया हुआ था। मजाल है जितने दिनों में एक बार भी इसने सोचा कि घर जाकर बाप से माफ़ी मांग लूँ। नहीं, इसे हमारी कोई परवाह नहीं है, हम ही पागल हो रहे हैं इसके लिए। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दिए और वो दोनों परेशानी से वहीं बैठ गई। मूसा ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी, पार्क की और फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। मतलूबा जगह पहुंचकर बैठ गया, फ़ोन कीस और वॉलेट टेबल पर रख दिया। बहुत देर कर दी आने में। सामने बैठी लड़की ने एक अदा से अपने कंधे पर आते गने से नरी बाल कमर पर झटके। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मूसा दोनों हाथ सख्ती से मेज़ पर जुमाइश की तरफ झुका और सरगोशी के अंदाज में बोला, क्यों गा रहे थे तुम ये सब? अगर कल रात तुम्हें मेरे कमरे में कोई देख लेता तो तुम जानती हो क्या अंजाम होता? और जिमर के साथ तुमने जो किया, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? ज़्यादा ज़्यादा मारी जाती ना वो। शट अप, आई से शट अप, मूसा गुस्से से चिल्लाया। वो मरी तो नहीं ना, बस बेहोश ही हुई थी, डरपोक कहेंगी। इस लड़की ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। अभी तो मैंने कान जिसके हाथ से छुआ ही था कि वो बेहोश होगी। स्टॉप, मूसा ने हाथ की इशारे से मजीद बोलने से रोक दिया। चंद दिनों में ही वो लड़की तुम्हारे होशो हवास पर छा गई है और इसकी खातिर अब तुम मुझे चुप करवाने भी लगे हो। वेरी बैड डियर मूसा खान, तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तुम्हें? यू नो, आई डोंट लाइक चीप टॉकिंग। तो मजीद से सवाल मत करना मुझसे, पहले भी मना किया था तुम्हें घर आने से। जानती हो कि मिसिस खान को तुम्हारा घर आना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुम पास नहीं आती। और अब तो मेरी शादी भी हो गई है, जिमल भी है मेरे साथ। शादी हो गई है तो क्या? वो एकदम चलाई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो रिमशा खान को रोक सके अपनी मोहब्बत से मिलने से। कितनी बार कह चुका हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम समझती क्यों नहीं हो? मूसा अपना सर दोनों हाथों में थामे परेशान सा बोला। लेकिन कल रात तुमने कहा था तुम बस मेरे हो, मैंने कहा था, और वो भी तुमसे। वो बेयकीनी से देखने लगा। हाँ, तुमने कहा था, याद नहीं क्या? अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए बोली, वाट एवर। नींद में बोला होगा मैंने। खैर, मैं बस इतना कहने आया था कि आइंदा मेरे कमरे में मत आना। अब मेरी शादी हो चुकी है और मज़ीद तुम्हारी नादानियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने मज़ीद कोई ऐसी हरकत की तो मैं मामू जान को कॉल करके सब बता दूंगा जो पिछले कई सालों से कर रही हो। क्या कर रही हूँ? पिछले कई सालों से तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ, पिछले 3 साल से, इस दिन से जब पहली बार तुम्हें फूफा जान के साथ देखा। जब तुम घर आए थे कई सालों बाद और मुझे पता चला कि तुम मेरे कज़न हो, हमदा पुप्पो के बेटे। जब से पुप्पो की डेथ हुई
तुम हम सब से कभी मिलने नहीं आई। वो तो आप ही की बर्थडे पर तुम्हारे डैड ज़बरदस्ती ले आए तुम्हें, वरना तुमने हमें बुलाने में भी कसर नहीं छोड़ी। यू नो वट, मुझसे टोका। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ना मैं उस दिन वहाँ आता, ना तुमसे मुलाकात होती, और ना ही आज मैं जहाँ बैठा होता। इसी गलती का खामियाजा भुगत रहा हूँ मैं आज तक। हर रात तुम चली जाती हो मुझे तंग करने, मैं सो रहा होता हूँ बेखबर, और सुबह जब आँख खोलते तो तुम सामने बैठी मुझे देख रही होती हो। बस कर दो अब, तंग आ गया हूँ मुझे सब देख देख कर। कितनी बार कह चुका हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी मोहब्बत में, फिर भी तुम अपना वक्त ज़ाया करती रहती हो। नहीं, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि पूरी रात तुम्हें सुकून से सोते हुए देखती हूँ। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ दिल में सुकून सा महसूस होता है। मैं दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मगर तुम्हारे लिए तो बस जो वक़्त का ज़िया है। काश ये मोहब्बत तुम्हारे घर वालों को भी होती मुझसे, इस वक्त जब मैं तन्हा इस घर था, जब मुझे अपनों की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। तब क्यों मुझे तन्हा कर दिया था सबने। अब जब मैं जीना सीख चुका हूँ तो तुम कहती हो मेरी अपनी हो। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है रमशा। कोशिश करना आप मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता सिमल को तुम्हारे बारे में पता चले। अगर इसने डैड को बता दिया तो मिसिस खान को मौका मिल जाएगा मेरी माँ की तरबियत पर उंगली उठाने का, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए क्योंकि मोम कहती हैं तुम्हारी स्टेप मदर इनको तुमसे मिलने नहीं देती थी, और डैड तो मुल्क से बाहर रहते थे। जब वो वापस आए तो फ़ौरन तुमसे मिलने आए। रिश्ते निभाने वाले हर हाल में रिश्ता निभाते हैं, मजबूरियों का सहारा लेकर दामन चलाने वाले बुज़दिल होते हैं। समझी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि उसको मेरा कितना ख्याल है। तो तुम अब ये सब करना बंद कर दो, वरना मैं क्या कर सकता तुम नहीं जानती। उम्मीद है अब घर नहीं आओगे तो मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अपना सामान समेटते बाहर की तरफ चल दिया। मूसा मूसा रमशा उसके पीछे दौड़ी, मगर इसने बिना पलटे दूर से बाय कह दिया। जिम्मल जिम्मल। मिसिस खान कब से इसे पुकार रही थी, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब वो बहुत देर तक नीचे नहीं आई तो उन्होंने मुलाजमा को इसके कमरे में भेजा ताकि वो इसे बुला कर लाए। मैडम जी, जिमल बाजी अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है, कहाँ चली गई वो। मिसिस खान के पास इतने सुनने की देर थी कि गुस्से से तप गई। जी मैडम जी, वो अपने कमरे में नहीं है, और मूसा भाई भी नहीं है। मूसा भी नहीं है, वो कहाँ लेकर गया जिमल को। मिसिस खान तो हैरान ही रह गई। फ़ौरन खान साहब को फ़ोन कर दिया। खान साहब से पता चला कि मूसा जिमल को इसके घर लेकर गया है। बस इतना सुनना था कि मिसिस खान का सर चकराने लगा। ये कैसे मुमकिन है, मूसा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता, तो फिर इसे अपने साथ कैसे ले गया। मिसिस खान को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब खाना कौन बनाएगा। उफ़, मतलब अब खाना मुझे बनाना पड़ेगा। वो गुस्से से किचन की तरफ बढ़ गई। खुदा, अच्छा हुआ तुम आ गई, जल्दी से आओ मेरे साथ खाना बनाने में मदद करो। वो भी किचन में जा ही रही थी कि अंदर आती खुदा पर नज़र पड़ गई। सॉरी मॉम, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, थक गई हूँ लेक्चर अटेंड कर करके। वो जवाब देकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिसिस खान चुपचाप किचन में चली गई। आने दो ज़रा आज इस महारानी को। मुझसे पूछ कर जाना तो दूर की बात, मैडम ने जाने से पहले मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी मुझे। क्या समझती है, इस घर की मालकिन बन गई है। इसकी जो गलत फहमी बहुत अच्छी तरह दूर कर दूंगी मैं। काशिफ अभी अभी घर वापस आया था, अभी चेंज करके आया ही था कि इसकी अम्मा वहाँ आ गई। सारा सामान पैक करवा दिया है, सुबह होते ही इसका सारा सामान इसके घर पहुँचा देना। अम्मा सुबह का इंतज़ार क्यों करना है, मैं अभी भेज देता हूँ अगर आपको ज़्यादा मसला है। वो फ़ोन कान से लगाए बाहर की तरफ चल दिया। एक बात नहीं बर्दाश्त करता इस मनहूस की। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद काशिफ घर आया और अपने साथ मजदूर और ट्रक लेकर आया। कुछ देर बाद सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया गया और वो ट्रक के साथ अपनी गाड़ी दुराते हुए जिमल के घर की तरफ रवाना हो गया। जिमल और हीरा दोनों छत पर बैठी चाय पी रही थी। आप भी बहुत अच्छा लग रहा है, आज इतने दिनों बाद हम एक साथ चाय पी रहे हैं, वो भी छत पर। बहुत अच्छा किया मूसा भाई ने जो आपको ले आए। अब अपना नंबर ऑन रखिएगा आप। हीरा जब से कॉलेज से आई थी जिमल का सर खा रही थी। वैसे अभी आप भाई से कह दें कि आज मत आएँ, कुछ दिन और रुक जाए मेरे पास। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब वो आएंगे तभी पता चलेगा मैं जाऊंगी या नहीं। दिन का मूड देखने के बाद पता चलेगा। ओए होए, अभी बड़ा ख्याल है आपको अपने हस्बैंड का। अभी वो दोनों बातें कर रही थी कि गाड़ी का हॉर्न बजा। लें जी, आ गया आपके हस्बैंड, चलें। जिमल मुस्कुरा कर नीचे की तरफ बढ़ गई, जबकि हीरा भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, सामने काशिफ को देखकर जिमल की तरफ पलटी। अभी वो इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जिमल की नज़र अंदर आते काशिफ पर पड़ी। हीरा मामा को बुलाओ। जिमल ने गुस्से से हीरा की तरफ देखा, मगर आपी हीरा ने कुछ कहना चाहा। हीरा जो कहा है वो करो। जिमल ने इसे बोला तो वो जल्दी से आगे बढ़ गई। काशिफ बस वहीं खड़ा जिमल को देखने लगा, आगे बढ़ने की हिम्मत ही न कर पाया। जिमल की
जिमल का उतरा हुआ चेहरा देखकर इसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जिमल की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, मगर वह बामुश्किल खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जिमल, काशिफ ने उसे पुकारा, मगर जिमल ने उसे हाथ के इशारे से मजीद बोलने से रोक दिया। वही पुराने दिन दोनों की आंखों के सामने रक्स करने लगे। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर फिर भी एक दूसरे के जज्बात से वाकिफ थे। क्यों आए हो तुम यहाँ? जिमल की मम्मा वहाँ आ गई। काशिफ मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको तकलीफ देने के लिए माजरत। दरअसल मैं आपकी इमानत आप तक पहुँचाने आया था। जहेज का सामान वापस भेजा है मैंने। ये सारा सामान शिफ्ट करवा दूँ फिर चला जाऊँगा। जिमल तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और बिना पलटे छत पर पहुंचकर आंसू बहाने लगी। आप ही क्यों रो रही हैं आप? हिरन इसके कंधे पर हाथ रखा। जिमल ने नजर उठाकर से देखा और आंसू पोंछ लिए। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ नीचे, मैं आ रही हूँ। लेकिन आप ही, हीरा ने कुछ बोलना चाहा, मगर जिमल ने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोक दिया। हीरा प्लीज़ जाओ, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़, वो इल्तिजाइया अंदाज में बोली। ठीक आप ही, लेकिन जल्दी नीचे आ जाइएगा। वह बेदली से सीढ़ियों की तरफ चल दी। काशी ने सारा सामान एक कमरे में शिफ्ट करवा दिया और जिमल की मम्मा के पास आ रुका। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें आप, मैं मजबूर था। आप तो जानती ही हैं मैं घर का बहुत कफील हूँ, मेरे अलावा इनका कोई नहीं है, तो मैं कैसे इनको तनहा छोड़ सकता था। आपने जिमल की शादी कर दी, बहुत अच्छा किया। आखिर कब तक वो मेरे गाँव में बैठी रहती बेटा? इसलिए कि खुदा अगर एक रास्ता बंद करता है, इससे पहले ही दूसरा दरवाज़ा खोल चुका होता है। जिमल बहुत खुश है अपने घर में, तुम फिक्र मत करो इसकी, क्योंकि यही किस्मत में लिखा था। क्या मैं जिमल से मिल सकता हूँ? बस एक आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे। वो इल्तिजा बड़ी नज़रों से इनकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं काशिफ, मैं हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि जिमल आप किसी और की अमानत है। काशिफ मुस्कुरा दिया। सही कहा आपने, चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो तेज़ी से बाहर की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद जिमल के बाबा परेशान से घर वापस आए। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हीरा बेटा पानी लाओ पापा के लिए। जिमल की मम्मा हीरा को पकड़ने लगी। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने, थाने में बंद है। इंस्पेक्टर का कहना है कि इसके पास से नशावर अद्वियात वसूल हुई हैं और वो कहता है कि दोस्तों ने सब किया है, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। 3 घंटे थाने में बैठ के आया हूँ, मगर जमानत नहीं की उन्होंने। कहते हैं वकील करना पड़ेगा जो आपके बेटे का केस लड़े। अब वकील के पैसे कहाँ से लाऊं? तुम जानती तो हो वकील पैसों के बिना कहाँ काम करते हैं। बहुत परेशान कर रखा है इस लड़के ने, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। ऐसे बेटे से तो अच्छा था मेरा कोई बेटा होता ही ना। अल्लाह ना करे ऐसे तो ना बोले आप। वो खुद गलत नहीं है, इसके दोस्तों ने पुकारा है इसे। मैं तो कहती रहती हूँ आपसे, इसका ध्यान रखा करें, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मगर आपने बस इस पर सख्ती करने पर जोर दिया। मगर अगर आप हर वक्त सख्ती करने की बजाय इसे दोस्ताना रवैया रखते तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। कहाँ कहाँ जाता मैं इसके पीछे। और भी जिम्मेदारियाँ थी मुझ पर, घर की जिम्मेदारियाँ, बेटियों के जहेज की फिक्र। ऐसे में पैसे कमाता या औलाद का पीछा करता। जिमल और हीरा भी तो, इनके साथ भी मेरा रवैया वैसा ही था। मचाला जो आज तक पलट कर जवाब दिया हो दोनों ने। वो भी तो इसी की बहनें हैं, जो खून की रगों में दौड़ रहा है वही इसकी रगों में। फिर पता नहीं क्यों जो लड़का इन जैसा नहीं है। इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको, यही तो फ़र्क है बेटी और बेटी में। बेटियाँ हर हाल में समझौता करना चाहती हैं, मगर बेटे चाहते हैं कि माँ बाप समझौता करें। इनको माँ बाप के प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। बेटी चार दीवारी में खुद को महफूज समझती है, जबकि बेटा चार दीवारी से बाहर की दुनिया को। बेटे के लिए चार दीवारी एक कैद की मानद होती है, लेकिन अगर हम इसे इस चार दीवारी में खुलकर सांस लेने की इजाज़त दें तो इसे बाहर की दुनिया में घुटन महसूस होगी। अगर माँ बाप बेहतरीन दोस्त हो तो इसे बाहर वालों की दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं गलती तो हमसे हुई है। हमने अपने बेटे को घर पर दोस्ताना माहौल देने की बजाय वहशाना माहौल दिया है और इसे बाहर का माहौल दोस्ताना लगने लगा। बुरे दोस्तों की सोहबत ने इसे बिगाड़ दिया। अभी भी वक्त है हमारे पास, हम अभी भी इसे इस वहशियाना माहौल से बचा सकते हैं, अगर आप अपने रवैये में अपनाइयत और दोस्ती बेदार कर लें। हाँ सही कह रही हो तुम। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। कुछ पैसे हैं मेरे पास, जिमल की शादी में बच गए थे, आप सुबह ले जाएं और अच्छा सा वकील करके बेटे की जमानत करवाएं। अब अपना मूड ठीक कर लें, दामाद किसी भी वक्त घर आ सकते हैं। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि जिमल आई है। कहाँ वो छत पर है हीरा के साथ, आपसे पानी पी ले, हीरा कब से रख कर गई है। फिर मैं खाना लगवाती हूँ। जिमल बहुत देर तक आंसू बहाती रही। जब रो रो कर थक गई तो फ़ोन उठाकर मूसा का नंबर डायल करने ही लगी थी, किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने ज़बरदस्त से आंखें बंद कर ली। चले जाओ जहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम जो समझते हो कि मुझसे माफ़ी मांगकर सब ठीक हो जाएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और रियली देर से आने की इतनी बड़ी सज़ा। इस आवाज़ पर जिमल चूम कर वापस पलटी। सामने मूसा था। आप कब आए? वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, मुझे लगा भाई आए हैं और मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
तौबा करो लड़की अच्छे बड़े हैंडसम बंदे को भाई समझने लगी थी। वो मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर जीमल भी भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मूसा की मुस्कुराहट एक पल में सिमट गई। तुम रो रही हो, क्या होगा, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, शायद आंख में कुछ लग गया है। वो आंसू पोंछ कर मुस्कुराने लगी। लगता है तुम्हें कुछ दिन और जहाँ रुकना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? घर पर तो सब खैरियत था ना? जिमल परेशान हो चुकी थी। कुछ नहीं, सब खैरियत था, बस मजाक कर रहा था, देखना चाहता था तुम घर जाने के मूड में हो या नहीं। वैसे अगर रहना चाहो तो रह सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं घर जाऊंगी। सिमल इसकी बात कर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, देखकर मम्मा ने भेजा है आप लोगों को नीचे बुलाने के लिए। खाना लग चुका, सब आपके इंतजार कर रहे हैं। हीरा अचानक वहाँ आ गई। जिमल से पूरा लेट्स गो। मूसा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो जिमल भी हीरा को साथ लिए नीचे चल दी। मूसा हर लम्हे जिमल को हैरान कर रहा था, वो सबके साथ मुस्कुरा कर बोल रहा था, खाना भी खा रहा था। जिमल हैरान थी कि कोई अचानक इतना कैसे बदल सकता है। वो गुमसुम से देख ही रही थी कि जब हीरा ने से कोहनी मारी। आप ही खाना खा लें, अगर भाई को देखने से फुर्सत मिल गई हो तो। क्या क्या मतलब? खाना ही तो खा रही हूँ। तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो हीरा, चुपचाप खाना खाओ। मैं तो खाना ही खा रही हूँ आप ही, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। जीमल मुस्कुरा दी। बहुत शरारती होती जा रही हो तुमने मुझे बताया नहीं कि ये आए हैं? आप ही, आपने खुद ही तो कहा था आप कुछ देर अकेली रहना चाहती हैं, तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं आई, लेकिन भाई को भेज दिया मैंने, क्योंकि वही आपका मूड ठीक कर सकते थे। और देखें, आपका मूड ठीक हो गया। वो दोनों सरगोशी वाले अंदाज में बातें कर रही थी। खाना खाने के बाद सब टीवी लॉन्च में चले गए। जीमल ने सबके लिए चाय बनाई। मूसा ने पहले तो हैरानगी से चाय के कप को देखा, फिर कप होंठों से लगा लिया। अंकल आंटी, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो क्या मैं जीमल को घर ले जाऊँ? जीमल को तो जैसी हैरत का झटका लगा। जी बेटा, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है भला? जीमल के बाबा मुस्कुराते हुए बोले। चले। मूसा ने आपकी बार जीमल को देखा। जी। जीमल ने हैरत से सर हिलाया। मैं ज़रा छाल और बैग ले आऊँ? वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जिमल जैसे ही बाहर आई, मूसा गाड़ी के पास खड़ा इसी का इंतज़ार कर रहा था। सबको खुदा हाफिज़ बोलकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मूसा ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट संभाली। थैंक्स। जिमल ने मुस्कुराते इसका शुक्रिया अदा किया। थैंक्स फॉर व्हाट? मूसा ने उल्टा इसी से सवाल कर दिया। मुझे लेने मेरे घर आए और मेरे घर वालों को इतनी रिस्पेक्ट दी, इसलिए मुझे तो लगा था आप घर आएंगे ही नहीं, बल्कि बाहर से मुझे पिक करके ले जाएंगे, जैसे सुबह ड्रॉप किया था। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है जैसा मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? स्टूपिड। वो शर्ट के ऊपर वाले दो बटन खोलकर गहरी सांस लेते हुए बोला। उफ, कितना मुश्किल है ऐसे कपड़े पहनना। आज वो 3 पीस पहने हुए था। जिमल ने तो गौर ही कब अब किया। कोट तो इसने आते ही पिछली सीट पर फेंक दिया था। जैसा मैं डैड की वजह से कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी रुपये की वजह से इनकी तरबियत पर उंगली उठे और मिसिज खान को बोलने का मौका मिले। डैड की वजह से मैं तुम्हें जहाँ छोड़ने आया था, उनकी वजह से तुम्हारे घर वालों के साथ वक्त गुजारा। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो इतना ठोस ठोस का खाना खिलाया तुम्हारे घर वालों ने, और अब तुमने पता नहीं क्या पिला दिया आखिर में। जब से वो अजीब सी चीज़ पी है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। वो चाय थी, जिमन से टोका। वाट है, वो जो भी थी बहुत बुरी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मतलब, मैं बुरी हूँ? जिमल ने हैरत से खिड़की से नजरें हटाकर मुंह इसकी तरफ मोड़ा। और नहीं तो क्या, जब से ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी उलझ कर रह गई है। ना मैं चैन से सो सकता हूँ, ना ही जाग सकता हूँ। हर वक्त तो मेरे सर पर सवार रहती हो, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऊपर से डैड तुम्हारी वजह से मेरी क्लास लगाते रहते हैं। जिमल को कुछ रखा करो, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे घर लेकर जाया करो, इसके आउटिंग पर लेकर जाओ, वगैरह वगैरह। हर वक्त जिमल जिमल जिमल। पागल हो रहा मुझे नाम सुन सुनकर। जिमल खिड़की की तरफ मुँह किए मुस्करा दी। पहले कौन से नॉर्मल हैं आप? वो मुँह में भुनभुनाई। क्या कहा तुमने? क्या? जिमल तेजी से इसकी तरफ पलटी। मैंने सुना तुमने कुछ कहा है। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। वाट एवर। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला। ड्राइविंग के दौरान सिगरेट पीना गैर कानूनी है। जिमल अपने साइड से शीशा नीचे करते हुए बोली। किसने बनाया ये कानून? इसने जिमल की बात को धुएं में उड़ा दिया। गवर्नमेंट ने। और वैसे भी इंसान को समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानता है। मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ मिस सिमल, माइंड इट। मैं किसी गवर्नमेंट और किसी कानून को नहीं मानता, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो गाड़ी से बाहर कूद सकती हो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। जिमल खिड़की की तरफ मुंह मोड़े बाहर देखने लगी। तो मत करो बात। मूसा ने बाकी सिगरेट हवा में उछाल दिया। आ गया कर, नाउ गेट आउट फ्रॉम माई कार। हाथ के इशारे से जिमल को गाड़ी से बाहर जाने का इशारा दिया। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी इस गधा गाड़ी में बैठने का। वो गुस्से में आग बगोला होती गाड़ी से बाहर निकल गई। व्हाट? मूसा भी गुस्से से इसके पीछे दौड़ा, मगर जिमल अंदर जा चुकी थी। अंदर का तो जिमल इसके डैड का लैपटॉप सामने रखे कुछ टाइप कर रही थी। वो जिमल की तरफ बढ़ा, मगर तभी खान साहब वहाँ आ गए। आओ भाई, कैसा गुजरा सफ़र?
وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر رک کر واپس پلٹا اور وہیں سے زمل کو گھورنے لگا۔ زمل خود پر جمی نظریں باندھ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، موسیٰ اسی کو دیکھ رہا تھا، 2 انگلیوں میں اپنی آنکھوں کی طرف کی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو میری آنکھوں میں دیکھو، اور پھر وہی انگلیاں زمل کی طرف کی، جس کا مطلب تھا ذرا اوپر تو آؤ، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ زمل مسکراتی تو وہ اوپر چل دیا۔ ارے واہ زمل بیٹا، کیا حل نکالا ہے؟ میں کب سے پریشان تھا اور تم نے آتے ہی پرابلم حل کر دی۔ اس نے کمے کو بھی سکھاؤ کچھ کہ بزنس سنبھال لے اب، آخر کب تک میں اکیلا یہ سب کروں گا؟ یہ فائلز دیکھو۔ انہوں نے زمل کی طرف کچھ فائلز بڑھائیں۔ یہ کیا ہے؟ زمل نے مسکراتے ہوئے وہ فائلز تھام لی اور جیسے جیسے کھولتی گئی حیرت کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ انکل یہ تو، ہاں بیٹا، یہ ساری ڈگریاں موسیٰ کی ہیں، ایم بزنس مینجمنٹ، سب آتا ہے اس کو، مگر مجال ہے جو ایک دن کے لیے بھی آفس جوائن کیا ہو۔ اب تم ہی ہو جو اسے سمجھا سکتی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا بیگم اچھی اچھوں کو سدھار سکتی ہے، تو تم بھی کچھ ایسا کرو کہ اس کی ناک میں دم کر دو، اتنا تنگ کر دو اسے کہ یہ گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ کس کو گھر سے نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سمر اچانک وہاں آ گیا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، جم سے آیا ہوں بس ابھی۔ آپ لوگ اپنی پلاننگ جاری رکھیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں تو کہاں تھے ہم؟ اگر تو موسیٰ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دوسرا حل ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ وہ میں وقت آنے پر بتا دوں گا بیٹا، ابھی تم جاؤ اپنے کمرے میں، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ اوکے۔ وہ اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر شال اتار کر سائڈ پر رکھی اور موسیٰ کی طرف بڑھی۔ وہ اس وقت کمرے میں نہیں تھا۔ زمل بیڈ کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کانچ تھا، وہی رات والے ٹوٹے گلاس کا ٹکڑا۔ زمل کو پھر سے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ کانچ یہاں، اس کا مطلب ہے وہ میرا وہم نہیں، سچ تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف جھکی، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کینڈلز کا پیکٹ، بجھی ہوئی کینڈل اور ٹوٹا ہوا کانچ سب وہیں تھا۔ وہ کانچ ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا ان سب سے کہ سب میرا وہم نہیں سچ ہے، مگر یہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ موسیٰ تولیے سے سر خشک کرتے ہوئے واش روم سے باہر نکلا۔ زمل کو سامنے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اف، جو لڑکی باز نہیں آنے والی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے، تم سنتی کیوں نہیں؟ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ زمل نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ کیا؟ موسیٰ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، مگر جب نظر ہتھیلی پر رکھے کانچ پر گئی تو حیران سا زمل کو گھورنے لگا۔ کیا یہ کانچ مجھے کیوں دکھا رہی ہو تم؟ وہ نظریں چراتے ہوئے تیزی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا اور خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ یہ کانچ مجھے بیڈ کے نیچے سے ملا ہے۔ آپ میری بات نہیں مان رہے تھے نا؟ تو آئیں میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ بیڈ کے نیچے دیکھیں، وہ ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اور کینڈلز سب موجود ہیں۔ سو وٹ؟ وہ بیزاری میں سر پر برش پھیرتے ہوئے بولا۔ سو وٹ؟ زمل اس کے الفاظ دہرائے۔ کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ایک منٹ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں کمرے میں آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ سمر نے ملازمہ سے سارا کانچ صاف کروا دیا ہے، مگر سارا کانچ بیڈ کے نیچے موجود ہے۔ اس کا مطلب آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ موسیٰ غصے سے زمل کی طرف پلٹا۔ ملازمہ نے پھینک دیا ہوگا وہ کانچ بیڈ کے نیچے، اور ویسے بھی میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، تو مجھے کیا پتا ملازمہ کو کس نے بھیجا تھا۔ وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول کر بیڈ سے ٹیک لگائے مطمئن سا لیٹ گیا۔ زمل تیزی سے کے پاس جا رکی۔ مگر وہ کینڈلز کا پیکٹ؟ وہ تو کچن کے کیبن میں تھا، وہ یہاں کیسے آیا؟ میرے پاس تو ایک کینڈل تھی، تو ملازمہ کو کیسے پتہ چلا کہ اسے پورا پیکٹ الماری سے اٹھا کر جہاں پھینکنا ہے؟ زمل کے سوالات پر موسیٰ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اب کیا بولیں گے آپ؟ زمل اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ سب پتہ چل گیا مجھے یہ سب کون کر رہا ہے۔ زمل وہاں سے کھڑکی کے پاس جا رکی۔ کون؟ موسیٰ اس کے پاس آ رکا۔ آپ کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ غصے سے واپس پلٹی اور موسیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ آپ نے جو مجھے اس گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور کوئی طریقہ کام نہیں آیا تو آپ نے سوچا مجھے اس طریقے سے ڈرا کر گھر سے باہر نکال سکتے ہیں، مگر ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں مسٹر موسیٰ خان، آپ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، میں اس گھر سے نہیں جانے والی۔ وٹ؟ موسیٰ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے زمل کو اپنی جانب کھینچا۔ ہاں یہ سب میں کر رہا ہوں ڈیئر مسز خان، وہ زمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت والے انداز میں بولا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیسے مقابلہ کرتی ہیں میری سازشوں کا۔ اوکے لیٹس سی مسٹر، جیت میری ہی ہوگی۔ زمل اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، چھوڑے مجھے۔ زمل اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے، مگر موسیٰ نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ کیوں؟ کیا ہوگا مسز موسیٰ خان، اتنا حق تو ہے نا میرا۔ وہ آنکھ دبائے مسکرا دیا۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ یہ بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ یہ بدتمیزی ہوتی اگر میرے سامنے کوئی غیر لڑکی ہوتی تو، مگر تم تو میری ذاتی اور اکلوتی بیوی ہو، تمہاری طرف محبت سے دیکھنا میرا فرض ہے۔ یہ غلط ہے، زمل نے اسے ٹوکا۔ او ریلی، موسیٰ نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ ویسے اگر تم چاہو تو میرے کمرے میں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ کیا؟
जिमल ने हैरानगी से देखा और फिर दाईं आंख से अपनी नाक दबाई। कितना घटिया परफ्यूम है। वट। मूसा ने छोड़कर अपनी शर्ट सूंघने लगा। सही तो है, क्या बुराई है इसमें। वो जैसे ही ड्रेसिंग से वापस पलटा, सिमल कमरे से बाहर जा चुकी थी। मूसा मुस्कुरा दिया। उफ, यही सही तरीका था इसे कमरे से बाहर निकालने का, वरना जो जिद करती कि अब से मेरे कमरे में रहेगी। सही वक्त पर सही चाल, मैं हूँ ही लाजवाब, कहा लगाते हुए सोने के लिए लेट गया और लाइट ऑफ कर दी। अरे भाई, तुम्हें पक्का यकीन तो है ना कि आपा जी मान गई हैं। काशिफ की अम्मा फिर से अपनी उसी सहेली के साथ इस आमला के पास जा रही थी। वो किसी ने बताया था कि वो मान गई हैं और तुम्हें अभी बुलाया है। वो अजलत में घर से निकल तो आई, मगर डर भी था कि कहीं फिर से वो सबके सामने शर्मिंदा ना कर दें। हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, उन्होंने खुद बुलाया तुम्हें। मैं गई थी दोबारा इनके पास तुम्हारी सिफारिश लेकर, तो वो मान गई। अब जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो फिर से नाराज़ हो सकती हैं। वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाती चलती जा रही थी। गलियों में अंधेरा था और इनको डर भी लग रहा था, मगर काशिफ की अम्मी बेटे की खातिर रिस्क उठा ही रही थी। अल्लाह अल्लाह करके वो आस्थाने पर पहुंच गई। कुछ देर इन्हें सेहर में बैठकर इंतज़ार करना पड़ा, फिर इनकी बारी आई तो दोनों अंदर चली गईं। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, काशिफ की अम्मा डरते डरते बोली। वालेकुम अस्सलाम, आओ मेरे पास आकर बैठो। पहले की निस्बत आज इसका रवैया बेहतर था। काशिफ की अम्मी इनके पास चली गई। तो तूने ये ठीक नहीं किया, अपने बेटे के साथ इसकी खुशियाँ छीन ली इससे, वो जलाली अंदाज में बोली। इतना आसान नहीं है तेरे बेटे के दिल से इसकी मोहब्बत ख़त्म करना और तेरी बांजी की मोहब्बत इसके दिल में डालना। बारी चिल्ले काटने पड़ेंगे मुझे, इसके लिए तुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब की बार इसकी आवाज़ थोड़ी मध्यम हुई। आपा जी आप बताएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ मैं। कुछ भी मतलब क्या क्या कर सकती हूँ अपने बेटे की खातिर, आपकी बात वो बुलंद आवाज़ में बोली। जो आप बोलेंगी मैं करूँगी आपा जी, बस मुझे मेरे बेटे और बहू का हंसता बसता कराना चाहिए। तो फिर ठीक है, कल 50,000 ले आना, पहला चीला मैं कल ही शुरू कर दूंगी, और जब तक तुम्हारा बेटा पूरी तरह तुम्हारे काबू में ना आ जाए तब तक ये चीला चलता रहेगा। 50,000? काशिफ की अम्मी हैरानगी से बोली। क्यों, ज़्यादा लग रहे हैं? अगर नहीं काट सकती तो रहने दो बीबी, जाओ यहाँ से, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें बेटे से ज़्यादा पैसे अजीज़ हैं। नहीं नहीं आपा जी, हो जाएगा पैसों का इंतज़ाम, आप नाराज़ मत हो मुझसे, वो इसके पाँव पकड़ते हुए बोले। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम तो ऐसे परेशान हो गए थे जैसे मैं अपने लिए मांग रही हूँ पैसे। चीला काटने के लिए सो खर्चात करने पड़ते हैं अमल के साथ साथ। जी आपा जी, मैं समझ गई, अब बेफिक्र हो जाए, मैं कल रकम ले आऊँगी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, और भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी ठीक है आपा जी, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। दोनों कमरे से बाहर निकल गई। 50,000 कुछ ज़्यादा नहीं? काशिफ की अम्मी आस्थाने से बाहर निकलती अपनी सहेली से बोली। अरे 50,000 को ना देख, अपने काशी का हंसते बसते कराने का सोच। अगर तू पैसों को ज़्यादा ज़रूरी समझोगी तो काम नहीं होगा तुम्हारा, बस बेटे की खुशी का सोचो। अब जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ जल्दी चलो, काशी भी घर आ गया होगा। इस मनहूस का जहेज़ वापस भिजवा दिया, क्योंकि जब जब मेरा काशी कमरे में जाता था इसे वो मनहूस याद आ जाती थी। हाँ ये तो अच्छा किया तुमने बहन। वो दोनों इसी तरह बातें करती हुई अपने अपने घर पहुंच गई। वो जब घर पहुंची तो आयशा ने बताया काशिफ अपने पुराने कमरे में जा चुका है। वह सुख का सांस लेकर अपने कमरे में चली गई, जबकि आयशा सोच में पड़ गई कि खाला इतनी अजलत में कहाँ गई थी। अगली सुबह जिमल नमाज पढ़ने के बाद जल्दी किचन में आ गई और नाश्ते की तैयारी करने में मसरूफ़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। समर चेहरे पर मुस्कुराहट जाए किचन में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। जिमल ने भी खुश अखलाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपकी चाय? जिमल ने मेज़ पर चाय का कप रख दिया। थैंक यू भाभी। समर ने मुस्कुराते हुए चाय का कप थाम लिया। स्टडी कैसे जा रही है आपकी? जिमल मसरूफ़ सी बोली। स्टडी तो ठीक ही चल रही है भाभी, बस फिजिक्स में थोड़ी परेशानी होती है। सोच रहा हूँ अकेडमी ज्वाइन कर लूँ, उनके पहले तो बाई से थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, मगर अब वो पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे मेरे पास पढ़ लिया करो। वैसे भी मैं शाम को फ्री होती हूँ, मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा। और रियली भाभी? जी। सिमल आमलेट प्लेट में रखते हुए बोली। दैट्स क्लियर, मैं बहुत परेशान था इस मामले में। थैंक यू सो मच डियर भाभी। ये क्या बात हुई समन, मुझे भाभी भी कहते हो, थैंक्स भी? अगर थैंक्स ही बोलने हैं तो फिर बेहतर है आप अकेडमी ज्वाइन कर लो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं बोलूँगा। तुम जहाँ क्या कर रहे हो समर? मिसिस खान अचानक वहाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम मोम, आप तो जानती हैं मेरी रोज़ की आदत, माई टी टाइम। इसने चाय वाला कप मिसिस खान की तरफ घुमाया। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किचन में आने की? वो गुस्से से सिमर की तरफ बढ़ी। सिमर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तुम्हारा जब दिल चाहेगा तब किचन में आओगी, जब दिल चाहेगा अपनी मर्जी से घर बाहर चली जाओगी। हम तुम्हारे मुलाजिम हैं जो तुम्हारी मर्जी का इंतज़ार करें। मोम क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं भाभी से? जब बाई के साथ गई थी अपने घर। समर आगे बढ़ा और जिमल के हक में बोला। समर
व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये मेरा और जिमल का मामला, तुम्हें इजाज़त नहीं है इस मामले में बोलने की। बट मोम, सबने कुछ कहना चाहा मगर जिमल ने टोक दिया। इट्स ओके, मेरी भी गलती थी, मैंने इनको बताए बगैर चली गई थी। मगर भाभी, मगर क्या समर? मिसेस खान गुस्से से चलाई। तुम इस लड़की के लिए माँ से बहस कर रहे हो? इस 2 टके की लड़की की खातिर माँ को जवाब दोगी अब? ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तुम पर कि तुम्हें माँ झूठी और ये सच्ची लग रही है? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा बात बढ़ा रही हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भाभी अकेली नहीं गई बाहर, बल्कि बाई के साथ गई थी। अगर वो आपको बताकर नहीं गई थी तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी तो दादों को बताए बगैर चली जाती थी नानों के घर, उन्होंने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया आपके साथ। शट अप, अपने कमरे में जाओ समर। वो गुस्से में चिल्लाई तो समर कंधे उचकाते हुए किचन से बाहर निकल गया। और तुम भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस मिडिल क्लास फैमिली से आई हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ऐसी लड़कियों को शोहर के साथ साथ घर के बाकी मर्दों को भी उंगलियों पर नचाना जानती हैं। खबरदार, आइंदा मेरे बेटे से बात करने की कोशिश भी की तो। आंटी आप कैसी बातें कर रही है? समर मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। रहने दो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें, तुम कितना भाई समझती हो समर को। चली जाओ यहाँ से। और खबरदार जो दोबारा किचन में कदम रखा तो ये रखेगी किचन में कदम मिसिस खान। दरवाजे पर खड़े शख्स की आवाज़ दोनों इसकी तरफ मतवज्जो है। ये घर मेरे बाप के है, अब जहेज में खरीद कर नहीं लाए। जितना हक इस घर में मेरा है उतना ही मेरी बीवी का। जिमल मेरी बीवी है, इस घर की मालकन आपकी मुलाजमा नहीं। सामने मूसा खड़ा था किचन के दरवाजे में और मिसेस खान की आखिरी बात सुन ली थी इसने। और ना ही जो आपकी गुलाम है जो कहीं भी जाने से पहले इसे आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। आइंदा कुछ भी बोलने से पहले ये देख लीजिएगा कि आप मिसिस मूसा खान से बात कर रही हैं। मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको आपकी औकात याद करवा दूँ। सिमर हैरत से मूसा को देख रही थी और सारनफी में हिला रही थी, मगर मूसा चुप नहीं होगा। देखता हूँ मैं आप कैसे मेरी बीवी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। जिमल चलो यहाँ से। वो जिमल की तरफ बढ़ा मगर इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नाश्ता बना रही थी, बाहर में गया नाश्ता। वो गुस्से में सिमर की तरफ बढ़ा और इसका हाथ थाम कर किचन से बाहर निकल गया। कोई ज़रूरत नहीं इस खुदगर्ज औरत के काम करने की। वो सिमर को साथ लिया अपने पोषण में आ गया। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी आंटी से, वो माँ है आपकी। सिमर हाथ छुड़ाते हुए बोली। माँ नहीं है वो मेरी माँ, समझी तुम? आइंदा याद रखना, इस बात को मैं पहले भी समझा चुका हूँ तुम्हें, मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मिसिस खान मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा इनसे अगर कोई तल्लक है तो वो है दुश्मनी का, बस। और कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद तुम नीचे नहीं जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं इनके काम करने की। वो हमेशा से खुद गर्जा हमेशा रहेंगी। अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना बेखूबी जानती हैं। मगर मैं तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी, सिर्फ इनके लिए नहीं। जब तुम इस घर में नहीं थे तो क्या नाश्ता नहीं बनता था? जितना तुमसे कहा इतना ही करो। मज़ीद किसी मुसीबत में मत डालना मुझे। तुम्हारी वजह से पहले ही डैड मुझे बातें सुनाते रहते हैं। अब अगर मज़ीद उन्होंने कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ वही करो। सोने जा रहा हूँ अब मैं। सुबह सुबह नींद खराब कर दी मेरी समर ने बताया आपको सब? जिमल तो बस हैरान ही रह गई। नहीं, मुझे ख्वाब आया था। मूसा उल्टा जवाब देकर अपने कमरे में चला गया। समर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मिसिस खान को पता चल गया कि मूसा को समर ने भेजा है तो वो समर पर गुस्सा करेंगे। उफ, किस किस को समझाऊं मैं? वो बेबसी में सोफे पर बैठ गई सर थाम कर। इतनी भूख लगी है मुझे, अब क्या करूं? किचन में भी कुछ खाने को नहीं है, नीचे जा नहीं सकती। अभी सोच ही रही थी कि समर खाने की ट्रे उठाए ऊपर आया। आपके लिए नाश्ता। इसकी बात सुनकर सिमर तेजी से उठ खड़ी हुई। आपने इतनी मेहनत से बनाया और मैं ज़ाया होने देता? इम्पॉसिबल। आप जल्दी से खा लें, मुझे नीचे जाना होगा। मोम नहीं जानती कि मैं ऊपर हूँ। इनको ये ही बताया कि मैं अपने लिए ये लेकर जा रहा हूँ। वो तेजी से नीचे चला गया। सिमर मुस्कुरा दी और नाश्ता करने बैठ गई। ये लो, ये 2 तवीज़ हैं। एक अपने बेटे के कमरे में किसी भारी भरकम चीज़ के नीचे दबा देना और दूसरा इसे पानी में घोल कर पिलाना है। बाकी तवीज़ तुम बारी बारी ले जाना आकर। पैसे पूरे तो हैं ना? काशिफ की अम्मा 50,000 लेकर फिर से आज आमला के पास आ गई। जी जी आपा, पूरे 50,000 हैं। आप चाहें तो गिन सकती हैं। बस ठीक है, यकीन है तुम पर। अगर यकीन ना होता तो आज तुम जहाँ ना बैठी होती। अब तुम जाओ, बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारे काबू में होगा। फ़र्क तुम्हें खुद नजर आने लगेगा चंद दिनों में। जी आपा जी, मैं इंतज़ार करूँगी। वो अपनी सहेली को साथ लिए आस्थाने से बाहर आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने जो आज ही पैसों का इंतज़ाम कर लिया। जितनी जल्दी पैसे दोगी काम भी उतनी ही जल्दी होगा। अगर बेटे को कुछ भी तो देखना है। इनकी सहेली मशवरे दे रही थी। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं, बस मेरा काशी पहले की तरह खुशहाल हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो दोनों बातों में मसरूफ़ अपने अपने घर पहुंच गई। उफ, ये किचन कम स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। सिमल नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई और साफ़ सुथराई में लग गई। फारग बैठने की आदत जो नहीं थी इसे तो किचन की सेटिंग कर लूँ, मगर किचन की हालत दे देकर अब इसे रोना आ रहा था। आखिरकार कई घंटों की मेहनत का नतीजा से हुआ वो किचन को साफ़ सुथरा बनाने में कामयाब हो गई। ये क्या कर रही थी तुम? मूसा जैसे ही कमरे से बाहर निकला किचन से आती आवाज़ से सुनकर किचन में आ गया। सिमल की हालत बुरी हो चुकी थी किचन सेट करते हुए, और मूसा का सवाल सुनकर से बहुत गुस्सा आया। क्यों, आपको सफाई नज़र नहीं आ रही? किचन में स्टोर रूम बना रखा था किचन को, तो क्या ज़रूरत थी काम वाली बनने की?
मुलाजमा को बुला लेती, नीचे से इससे काम करवा लेती। अगर डैड ने तुम्हें इस हुलिये में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें नौकरानी बना कर रखा है, करके सारे काम तुमसे करवाता हूँ। अब सूरज साहब और फ्रेश हो जाओ जल्दी से, वरना डैड आ सकते हैं। अंकल जी ऑफिस जा चुके हैं, मुझे बताना ना पड़ता अगर आप कमरे से बाहर आते वक्त टाइम देख लेते। और रही बात किचन की सफाई की, तो किचन को संभालना घर की औरतों की जिम्मेदारी होती है, मेरा आसमू की नहीं। अब जो मेरा भी घर है और अपने घर को साफ करने से आप मुझे नहीं रोक सकते। नाइस, मूसा मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल गया। जिमल भी अपने कमरे में चली गई, कपड़े चेंज किए और नमाज पढ़कर बाहर आ गई। मूसा दोनों टांगे मेज़ पर रखे फ़ोन में मसरूफ़ था। ये क्या तरीका है बैठने का, अब मेज़ पर तो टांगे मत फैलाया करें, वट एवर। मूसा से जवाब देकर फिर से फ़ोन में मतवज्जो हो गया। फ़र्क पड़ता है, ये खाना रखने की जगह है जहाँ आपने पाँव रखे हैं, इस तरह गुनाह होते हैं। अब आप छोटे से बच्चे हैं तो है नहीं जो आपको हर बात में सिखाऊं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप ये सब करते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती आपको इतनी डिग्रीज मिल कैसे गई। क्या मतलब? मूसा ने फ़ोन लॉक करके साइड पर रखा और टांगे में से नीचे उतार कर सही तरीके से बैठ गया और जिमल की तरफ मतवज्जो हुआ। मतलब ये कि जिमल अभी बोल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा एक बड़ा सा छापर उठाए अंदर आई। बेटा जी आपका सामान आया है, पैसे दे दें। लड़का बाहर ही खड़ा है। जी आपा जी, आप ये इधर रख दें, मैं पैसे देता हूँ। वो कमरे में गया और वॉलेट में से पैसे निकाल कर इनकी तरफ बढ़ा दिए। वो पैसे लेकर नीचे चली गई। जिमल तो हैरान रह गई मूसा का मुलाजमा के साथ रवैया देखकर। मूसा ने वो छापर खोला और बॉक्स बाहर निकालकर मेज़ पर रख कर खोला और पिज़्ज़ा स्लाइस उठाकर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही दूसरा स्लाइस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, नजर जिमना पड़ी जो इसे ही देख रही थी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? खाने को दिल चाह रहा था तो ले लो, मगर इस तरह तो मत देखो, नजर लग जाएगी। जिमना मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। किचन से एक प्लेट, कांटा और छुरी उठा लाई और मूसा के सामने रख दी। पिज़्ज़ा स्लाइस उठाकर पेट में रखा और मूसा की तरफ बढ़ाया। ऐसे कहें जैसे आप खा रहे हैं, ये बैड मैनर्स होते हैं। मूसा का पहले तो गुस्सा आया, मगर अगले ही पल मुस्कुराकर प्लेट थाम ली। ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? मुझे कि तुम भी मेरे साथ खाओगे, लेकिन मैं नाश्ता कर चुकी हूँ सुबह, आप खा लें, मुझे भूख नहीं है। कब किया नाश्ता तुमने? सुबह तो ऊपर आ गई थी ना तुम। जी, दरअसल समर ने मुझे नाश्ता भेज दिया था, वो खुद आया था नाश्ता लेकर। जी, सिमो ने मुझसे मुख्तसर जवाब दिया। आधा तुम इनसे कोई चीज़ लेकर नहीं खाओगी, इनका कोई भरोसा नहीं, खाने में जहर मिलाकर भेज दे। मूसा के चेहरे पर अजीब सी बेबसी और गुस्सा था। क्या हो गया आपको? इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? समर छोटा भाई है आपका। नहीं है वो मेरा भाई, मिसिस खान का बेटा, वो जो आज तक किसी की सगी नहीं हुई, तो इनकी लाशशाही की क्या तवक्को होगी। समर बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत फिक्र है आपसे आपकी। इसके बारे में ऐसा सोचना गलत है। कुछ गलत नहीं है, तुम खा रही हो मेरे साथ, या फिर मैं सब छोड़ कर जाऊँ जहाँ से? नहीं, आप आराम से खाएं, मैं अपने लिए प्लेट ला रही। जिमल किचन में भागी तो मूसा भी खाने में मसरूफ़ हो गया। ना चाहते हुए भी जिमल को पिज़्ज़ा खाना पड़ा, क्योंकि मूसा का मूड ख़राब हो चुका था और वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी वजह से खाना छोड़ दे। मैं कमरे में जा रहा हूँ, बाकी फ्रिज में रख दो, अगर भूख लगे तो शाम को खा लेना। कि हम शाम को भी पिज़्ज़ा खाएंगे? नहीं जी, ठीक नहीं है, प्लीज़ आप मुझे कुछ ला दें जो मैं घर में बना सकूँ। मैं कहाँ से ला दूँ? तुम खुद ले आओ, जो भी लाना है। ड्राइवर के साथ चले जाना। ड्राइवर के साथ क्यों? आप लेकर जाएं मुझे, मैं अकेली बाहर नहीं जाती इस तरह। वैसे भी आप फारिग ही होती हैं घर पर, आपने कौन सा ऑफिस जाना होता है? क्या कहा तुमने? तुम्हें फारिग नजर आता हूँ? 100 काम होते हैं मुझे, दोस्तों से मिलने जाना होता है, और वैसे भी मैं मरी जा रहा हूँ 2 हफ्तों के लिए। आज या कल रवानगी है, बहुत मसरूफ़ हुआ। आपके लिए बीवी से ज़्यादा दोस्त अजीज़ हैं। मैं अकेली कैसे रहूँगी जहाँ 2 हफ्तों तक? वैसे ही अकेले कमरे में सोते हुए डर लगते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए अकेली रहूँ? ये नामुमकिन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरा मसला नहीं है, तुम अपने घर चली जाना। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों इसी बहस में मसरूफ़ थे कि खान साहब अचानक वहाँ आ गए। वालेकुम अस्सलाम खान अंकल, आए बैठें प्लीज़। जिमल जल्दी से दुपट्टा सर पर ओढ़ कर आगे बढ़ी। खुश रहो बेटा। उन्होंने जिमल के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और सोफे पर बैठ गए। किस बात पर बहस हो रही थी? सब कह रही है जी डैड, मुझे फ्रेंड्स के साथ मरी जाना है कुछ दिन के लिए, और जिमल कह रही है कि वो इतने दिन अकेली नहीं रह सकती, तो मैंने इसे मशवरा दिया कि वो अपने घर चली जाए। क्यों भाई? अभी तो तुम दोनों की शादी को चंद दिन हो गए हैं, और ऐसे हालात में जिमल का इतने वक्त के लिए अपने घर जाना मुनासिब नहीं है। लोग इस तरह तरह के सवाल उठाएंगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या तुम जिमल को अपने साथ ले जाओ? वाट! मूसा को जैसे हैरत का झटका लगा। ये मुमकिन नहीं है डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ गाड़ी में, ऐसे में जिमल कैसे जा सकती हैं? क्यों नहीं जा सकती बरखुरदार? तुम दोस्तों के साथ तो बहुत बार जा चुके हो, इनके साथ ट्रिप कैंसिल कर दो और अपनी गाड़ी में जाओ अपनी बेगम के साथ। अलग माहौल में तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और जिमल भी इंजॉय कर लेगी। लेकिन डैड, लेकिन वेकन कुछ नहीं, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ सर्विस के लिए, चाबी तो मुझे वो जाने की तैयारी करो। बल्कि ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ और जिमल को शॉपिंग करवा दो। खान अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप इनको जाने दें अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं, फैसला हो चुका है, कल तुम दोनों जा रहे हो, जो कुछ शॉपिंग करनी है आज ही कर लो, क्योंकि कल का दिन तो पैकिंग में ही गुजर जाएगा। मूसा, खान साहब ने इसे पुकारा। वो किसी सोच में गुम हो चुका। जी, गाड़ी की चाबी दो भाई। जी अभी लाया। वो बसी से कमरे में गया और चाबी लाकर इनके हवाले कर दी। जल्दी आ जाना नीचे, गाड़ी की चाबी लो और मेरी बेटी को शॉपिंग पर ले जाओ। मुस्कुराते हुए नीचे चले गए। मेरा दिल चाह रहा तुम्हारा गला दबा दूँ। मूसा गुस्से से सिमर की तरफ बढ़ा। अगर दिल चाह रहा है तो दबा दे, मगर फिर भी आपका पीछा नहीं छूटने वाला मुझसे, सिमर मुस्कुराते हुए बोली।
اگر میرے پاس میں ہوتا تو سب سے پہلا کام یہی کرتا، مگر میں مجبور ہوں ڈیڈ کی وجہ سے۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اف، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مجھے خانہ انکل سے بات کرنی چاہیے، مجھے امید ہے وہ مان جائیں گے۔ اچھے بھلے جو اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہے تھے اور میں نے سارا پلان خراب کر دیا۔ ویسے میں نے تو نہیں، انہوں نے خود بات شروع کی تھی خانہ انکل کے سامنے، میں نے تو نہیں کہا تھا بات کرنے کو، لیکن جو بھی ہو مجھے بات کرنی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ان کے فرینڈس ناراض ہوں۔ ابھی تک یہی بیٹھی ہو تم؟ وہ بھی اسی سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ موسیٰ دوبارہ آ گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا تم مجھے بلاؤ گی، اور مگر مجھے خود آنا پڑا، اور دیکھو تو صحیح میڈم ابھی تک یہی بیٹھی ہیں۔ نیچے جا رہا ہوں میں، آنا ہو تو آ جانا، میں 5 منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ خانہ انکل سے ایک بار بات کر کے دیکھ لوں، شاید وہ مان جائیں۔ کس لیے؟ موسیٰ دروازے سے واپس پلٹا، جی کہ آپ کو اجازت دے دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کی؟ سوچنا بھی مت، ڈر کا کہنا کہا میرے لیے پتھر پر لکیر ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ مائنڈ، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ وہ سمر کو جواب دے کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اف، جانا ہی پڑے گا۔ اپنے کمرے میں گئی، اپنا بیگ اٹھایا اور شال اوڑھ کر نیچے چلی گئی۔ گیراج میں پہنچی تو موسیٰ خان صاحب کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ زمر کو آتے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے۔ زمر کو لگا کہ آج بھی موسیٰ اس کے لیے دروازہ کھولے گا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مجبوراً سے خود ہی اپنے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، موسیٰ کے مسلسل ہارن بجانے پر مین ڈور کھول دیا گیٹ کیپر نے۔ شاپنگ مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور دونوں شاپنگ کے لیے چل دیے۔ زمر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا خریدے۔ شادی سے پہلے جب شاپنگ پر جاتی تھی تو امی اور ہیرا ساتھ ہوتی تھی، جو شاپنگ کرنے میں مدد کروا دیا کرتی تھی، مگر اب موسیٰ کے ساتھ، جو کہنے کو تو ساتھ تھا مگر فون پر مصروف تھا۔ جب کافی دیر کا دکانوں کے چکر لگانے کے باوجود بھی زمر نے کچھ نہ خریدا تو موسیٰ نے فون لاک کر کے پاکٹ میں رکھا اور زمر کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں کچھ خریدنا بھی ہے یا نہیں؟ کب سے دیکھ رہا ہوں، کبھی ہم اس صاحب میں جاتے ہیں تو کبھی اس میں، مگر خریدا تم نے کچھ بھی نہیں۔ دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا خریدوں۔ کیوں، پہلے کبھی شاپنگ پر نہیں آئی ہو کیا؟ آئی ہوں، مگر زمر چپ ہو گئی۔ مگر کیا؟ موسیٰ نے اس کی بات دہرائی۔ لیکن پہلے جب آتی تھی تو ماما اور ہیرا ساتھ ہوتی تھی تو چوز کرنے میں آسانی ہوتی تھی، مگر اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ تو یہاں آ نہیں سکیں گی، اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ہم مری جا رہے ہیں اور وہاں اس وقت سردی ہوگی، اس لحاظ سے ہمیں گرم کپڑے خریدنے چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ، وہ دونوں ایک شاپ میں چلے گئے۔ جیسا کہ جی اپر جینس ٹاپس، جی دیکھو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں جینس وغیرہ نہیں پہنتی۔ زمر نے سے ٹوکا مگر وہ سنے بغیر ہی پیکنگ کرواتا چلا گیا۔ اٹس ڈن۔ اور کچھ چاہیے؟ ہاں، شوز رہ گئے۔ اپنے سوال کا جواب خود ہی دے کر پیمنٹ کی اور سارے بیگز اٹھا کر چل دیا۔ زمر کے لیے شوز سلیکٹ کیے اور اسے کہا کہ وہ پہن کر دیکھ لے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں۔ زمر نے پہن کر چیک کیا اور کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اوف، کتنی بورڈنگ ہے جلد کی، اس نے سردگی سے سر ہلایا۔ آپ کی شاپنگ؟ جیسے شاپ سے باہر نکلے زمر کو اچانک یاد آیا، آلموسٹ ڈن۔ یہ ساری شاپنگ میں نے تمہارے لیے تھوڑی کی ہے، اس میں میرا سامان بھی ہے۔ شال بھی رکھ دی ہے تمہارے لیے، ایک نہیں 3 خریدی ہیں، ڈونٹ وری۔ ٹھیک ہے، زمر مسکرا دی۔ موسیٰ نے سارا سامان گاڑی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اور کچھ رہ تو نہیں گیا تمہارا؟ اگر رہ گیا تو بتا دو، ورنہ بعد میں ڈیڈ سے میری شکایت کر دو گے۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا، ساری شاپنگ تو آپ نے کی ہے۔ مجھے کیا پتا؟ زمر نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ آئی تھنک اٹس ڈن، بہت تھک گیا ہوں میں، اب جو رہ گیا ہے وہی سے خرید لیں گے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پارلر نہیں جاؤ گی تو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے بند کر دی۔ پارلر؟ زمر کو جیسے حیرانگی ہوئی، موسیٰ نے اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی سے۔ ہاں پارلر، جہاں شاپنگ مال میں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو بتا دو، میں کئی بار آ چکا جہاں۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ رمشا کا نام لیتا ہے ایک دم سے ہوش میں آیا۔ وہ اتنی روانگی میں بول رہا تھا کہ یاد نہیں رہا کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ اکثر یہیں آتا ہوں شاپنگ کے لیے، تو مجھے پتا ہے جہاں پارلر ہے، سوچا تم سے پوچھ لوں۔ جانا تو نہیں تم نے؟ نو تھینکس، ایز یو وش۔ اوکے، موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک تو اس رمشا نے بہت تنگ کر رکھا، اگر آج غلطی سے بھی زمر کے سامنے رمشا کا نام بول دیتا تو بہت بڑی پرابلم ہو جاتی۔ پتہ نہیں آخر کب جان چھوٹے گی میری اس لڑکی سے بھی۔ اس دن کے بعد آئی تو نہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ آئے گی بھی نہیں، مجھے زمر کو اپنے کمرے سے دور ہی رکھنا ہوگا۔